अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग MGT 301 मॉड्यूल नंबर और थीम नंबर 6 से लेकर जो 13 तक कवर करेंगे। थीम नंबर 6 से लेकर जो 13 तक आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो इंक्लूड किया गया है इस बार, तो इसको हम इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है थीम नंबर 6 के अंदर वो है बिजनेस मार्केट के बारे में। तो इस बेसिकली जो थीम 6 के अंदर हम ज्यादातर बात करेंगे बिजनेस बायर के बारे में बात करेंगे, बिजनेस बायर क्या होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है और मार्केट के अंदर जब बिजनेस किया जाता है तो किस तरह किया जाता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने थीम 6 से लेकर थीम 13 तक सारी की सारी जो थीम्स हैं इनको जो उनका पीपीटी स्लाइड से फिर उनको पीडीएफ में अंदर कन्वर्ट किया, देन उनको मर्ज करके एक फाइल बना दी है, ठीक है, ताकि मुझे आपको समझाना जो है आसान हो जाए, मुझे दोबारा अलग अलग थीम्स जो है उसको ओपन ना करना पड़े। तो ये सारी चीजें एक ही इस पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज हैं। तो आप ये ना कहिएगा कि अब थीम नंबर 6 है, 7 है या 8 है, तो ये अब आप तो मैं एक ही थीम के अंदर जो है वो यानी कि एक ही फाइल के अंदर सारी जो है वो थीम्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट आता है बिजनेस मार्केट का। बिजनेस मार्केट होती क्या है, कहता है कि जी ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रेंटेड और सप्लाइड टू अदर्स। कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बाय करती हैं किसी भी गुड को, सर्विस को, किसी अदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी और चीज की सर्विस देने के लिए, उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बिजनेस मार्केट कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ी सी। जैसे सपोज करें फ्लावर्स की आप बात कर लें, भाई डेकोरेशन वाले होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावर किसी से लेते हैं और देन फिर क्या करते हैं किसी की गाड़ी वगैरह को सजाते हैं, किसी के रूम वगैरह को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस हो रहा होता है, यानी कि सेलर टू सेलर जो ये काम कर रहे होते हैं कि इन्होंने पीछे से कहीं से फ्लावर्स लिए होते हैं, फिर फ्लावर को देन ही आगे डेकोरेट करके आगे अपना जो है वो काम जो है वो चला रहे होते हैं, ठीक है। सो ये चीज होती है यहाँ पे बिजनेस मार्केट। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे कहता है कि बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है, कि तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो कहता है कि रेफर टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, रेफर करता है कि जो बाइंग बिहेवियर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है। जब वो कोई भी चीज बाय करता है, किसी भी गुड को बाय करता है, सर्विस को बाय करता है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, यानी कि उसने किस चीज के लिए इसको बाय करना है, इसे हम कहते हैं बिजनेस बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो चीज मेन होगी किसी भी डिफाइन के अंदर, मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ज्यादा डाउटफुल ना हो कि मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, जो कि जो मेन चीज है मैं सिर्फ उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या होता है, कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिजनेस का जो बायर होता है वो डिटरमाइन करता है इसको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है और बेसिकली इसको बाय करना है तो क्यों करना है, अगर उसको कोई चीज परचेज करनी है तो क्यों करनी है, ठीक है। वो इवेल्युएट करता है, वो फाइंड करता है अमंग अल्टरनेटिव जो ब्रांड उसके पास मौजूद है उनमें से उसको किस ब्रांड को बाय करना है, उसका जो प्रोसेस जो है वो बता रहा है यहाँ पे आपको बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता क्या है। अब आगे वो बात कर रहा है कि हमें स्पेशल क्या होता है बिजनेस मार्केट के अंदर, वो उसने यहाँ पे चीजें बताई हैं। तो उसमें मेनली 4 तरह की टाइप्स होती हैं। एक फ्यूर बायर्स होते हैं, यानी कि कुछ बायर्स होते हैं, किसी में लार्ज बायर होते हैं। एक वो टाइप होती है जिसके अंदर जियोग्राफिक कंसंट्रेशन होती है। एक वो टाइप होती है जिसके अंदर ड्राइव डिमांड की जाती है, यानी कि एक डिमांड से मजीद जब एक डिमांड निकाल जैसे हम कहते हैं ड्राइव डिमांड। तो अब उसके बाद यहाँ पे जो चौथी टाइप है वो आती है बायर और सेलर डिपेंडेंसी, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स यहाँ पे आपको डिफाइन की गई हैं। और उसके बाद हमें बताया गया कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता गया है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। उसके अंदर उसने बताया कि इसके अंदर 3 चीजें मेन आती है। सबसे पहले हम डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से पार्टिसिपेंट के लिए कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है। फिर हमें मोर प्रोफेशनली जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है कि हमें किस ब्रांड को चूज करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप कोई ब्रांड चूज कर रहे हैं तो आप उसको इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी कि आप किस ब्रांड के साथ जाना है, ठीक है। और थर्डली वो क्या कहता है कि मोर बायर एंड सेलर इंटरेक्शन, के हमें बायर और सेलर के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि बेसिकली उसको कौन सी चीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स आ गया बिजनेस बायर प्रोटेक्शन बिहेवियर का। तो ये मॉडल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसके अंदर होता है कि एक इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं और बायर प्रोसेस क्या होता है और बायर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले देखें मार्केटिंग को स्टिमुलाई किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी प्रमोशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब ये तो होता है इन्वायरमेंट, यानी कि जो सेलर होता है उसकी बात कर रहा है। बायर क्या करेगा, बायर से उल्टा सोचेगा। बायर देखा कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है, उसके लिए सप्लायर कौन सा हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी हमें लेनी है, उसका डिलीवरी टर्म्स एंड टाइम्स कितना होना चाहिए, उसकी सर्विस कैसी है, वो हमारा जो सेलर होता है सॉरी जो बायर होता है वो इस चीज को देखता है, ठीक है। उसके बाद उसको पेमेंट कैसे करनी है और हमारा जो बाइंग प्रोसेस होता है वो ये डिसीजन हमारा होता है कि हमें बेसिकली कौन सी प्रोडक्ट बाय करनी है, उसके कितनी प्लेस होगी, यानी कि किस प्लेस के अंदर हम उसको फिर सेल कर सकते हैं, क्या उसकी प्राइस होगी, कैसे हम उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग सारे डिसीजन के अंदर चेक करते हैं। अब यहाँ पे आगे आ गया जी व्हाट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस बायर बिहेवियर। तो बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अभी यहाँ पे देखें बायर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल आ जाता है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं, लाइक आप
किसी पर्टिकुलर एज के पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, किसी इनकम वाले बंदे को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि महंगी प्रोडक्ट है उसकी अगर आप टारगेट करने कर रहे हैं तो जाहिर है फिर आप उस बंदे को टारगेट करेंगे जिसकी इनकम अच्छी हो। अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसको टारगेट करेंगे। अगर आप जॉब पोजीशन के लिए किसी बंदे के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल के अंदर इसको जो है वो इन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी चीज को उसने आगे कंटिन्यू किया है, तो ये वही चीज है, आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद कुछ मेजर टाइप्स आ गई हैं बाइंग सिचुएशन जो होती हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेट रीबाय होती है, मॉडिफाइड रीबाय होती है और न्यू टास्क होता है। स्ट्रेट रीबाय ये होता है कि जब बायर जो होता है कंटिन्यूसली एक चीज को बाय कर रहा होता है विदाउट कोई मॉडिफिकेशन उसके अंदर करवाए, तो हम कहते हैं स्ट्रेट रीबाय। ठीक है, और मॉडिफाइड रीबाय ये होता है कि जब बायर उसके अंदर कोई चीज नई अपडेट करवाना चाहता है, कुछ उसको मॉडिफाई करवाना चाहता है, उसकी प्राइस के बारे में कुछ अपडेटेशन करवाना चाहता है, यानी कि कमी पेशी करवाना चाहता है, तो उसे मॉडिफाइड रीबाय कहते हैं। और न्यू टास्क ये होता है कि जब कोई बायर एक चीज पहली बार बाय कर रहा होता है तो उसे न्यू टास्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे के पार्टिसिपेंट जो कि इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर यूजर होता है जो कि उसको यूज करेगा, फिर इन्फ्लुएंसर होता है, डिसाइडर होता है, परचेजर होता है और गेट कीपर्स होते हैं। ये आपने लाजमी जो अपने ज़हन के अंदर रखना है कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स जो वो इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सारा का सारा लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रॉब्लम की हम रिकॉग्निशन करेंगे बिजनेस बाइंग प्रोसेस के अंदर, इसको लेयर वाइज उसने डिवाइड किया हुआ है। फिर हम जनरल नीड्स देखेंगे कि हमारी जो नीड्स हैं वो किस प्रोडक्ट से पूरी हो रही हैं। फिर हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखेंगे, फिर सप्लायर देखेंगे कि कौन कौन सा अवेल है हमारे पास। फिर हम देखेंगे प्रपोजल सॉलिसिटेशन क्या होती है। उसके बाद सप्लायर सिलेक्शन देखेंगे, हमें किस सप्लायर को सिलेक्ट करना है। फिर हम देखेंगे ऑर्डर की रूटीन क्या है। फिर हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मार्केट का कंसेप्ट आ जाता है और गवर्नमेंट मार्केट का कंसेप्ट आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल मार्केट वो होती है जिसके अंदर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं, होम वगैरह की बात करते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है गुड और सर्विसेज पीपल्स को। ठीक है, हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मार्केट, जो कि थोड़ी सी लो बजट होती है। और गवर्नमेंट मार्केट वो होती है जिसके अंदर हम कोई यूनिट किसी फेडरल स्टेट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि ज्यादा सप्लाई जहाँ पे की जा रही होती है वो गवर्नमेंट मार्केट्स आ जाती हैं, और जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे होते हैं वो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि विच कस्टमर विल वी सर्व, कि हम क्या कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हाउ विल वी सर्व देम, हम उसको सर्व करेंगे कैसे। ठीक है, अब दोनों चीजों का यहाँ पे आंसर दिया गया है कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर सर्विस जो हमें प्रोवाइड करनी है, इसमें हम सेगमेंटेशन करेंगे, यानी कि उनको डिवाइड करेंगे फर्दर पार्ट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू एरिया। फिर हम टारगेट करेंगे कि हम बेसिकली किस ऑडियंस के मुताबिक किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन, वही पुराना कंसेप्ट जो मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ कि हम किसमें करते क्या हैं कि हम अपनी बड़ी मार्केट को छोटी मार्केट के अंदर यानी कि सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सब पार्ट्स हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि हमें इस जगह पे इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, इस प्रोडक्ट पे इस प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो फिर इससे होता क्या है कि एफिशिएंटली आपका प्रोडक्ट टारगेट हो रहा होता है और ज्यादा बिक रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसके आगे सेगमेंटेशन की टाइप्स आ गई हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज इसमें से आ जाते हैं। तो सबसे पहले जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है, जिसके अंदर आप जियोग्राफिकली किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे होते हैं सच एज यूनिट्स, नेशन, रीजन, स्टेट, तो इसे हम कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक की। डेमोग्राफिक में आ जाता है एज, फैमिली, साइज, लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, रीजन, रेस, जेंडर, तो ये मोस्टली एमसीक्यूज लगा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक जो सेगमेंटेशन होती है लाइफ साइकिल के ऊपर मुश्तमिल होती है। सॉरी, उसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन आ जाती है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन जो होती है वो किसी नॉलेज के ऊपर, यानी कि किस बंदे को कितना इस प्रोडक्ट का नॉलेज है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि हमें सीरीज का ब्रांड लेना है या हमें जो है वो कोई अच्छे ब्रांड की कोई चीज पहननी है, तो ये वाली जो चीज होती है यहाँ पे हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन आ जाता है कि अगले बंदे को कितना हाव नाउ है बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में। जाहिर है ऐसे ही कोई भी सीरीज को बाय नहीं करेगा, जाहिर है जिसको पता होगा वही बाय करेगा। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन ऑलरेडी हमारे पास हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अगेन से उसको बता रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पे वही चीजें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये उसको दोबारा रिपीट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इनको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, ओके, आगे हमारे पास आ जाते हैं सेगमेंटेशन बेस्ड बिजनेस मार्केट। अब सेगमेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था मार्केट को डिवाइड करते हैं फर्दर पार्ट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग अप्रोचेज, सिचुएशनल अप्रोचेज, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हम लोग ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास मजीद सेगमेंटेशन आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो उसमें हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशन आ जाती है, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस फैक्टर्स होते हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हर फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। रिक्वायरमेंट क्या होती है जब आप इफेक्टिव सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो मेजरेबल हो, उसके बाद एक्सेसिबल हो इजीली, उसके बाद सब्सटेशनल हो,
डिफरेंशिएबल हो और एक्शनेबल हो। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट टारगेट कैसे की जाती है, आपको पता है मार्केट के सबसे पहले हम सेगमेंटेशन करते हैं और सेगमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, मार्केट को टारगेट करते हैं। अब टारगेट मार्केट क्या होती है कि जो हम बायर को सिलेक्ट करते हैं कि इन बायर्स को हमें बेसिकली इस प्रोडक्ट को बेचना है अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, तो ये हमारे पास टारगेट मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब सेगमेंटेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है उसी के अंदर हम यहाँ पे अगेन बात कर रहा है कि सेगमेंट का साइज जो है वो उसको हम डिक्रीज कर देते हैं और हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आ गई हैं, इसके अंदर हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड मार्केट स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं, कंसंट्रेटेड आ जाता है, माइक्रो निशेस आ जाती हैं, माइक्रो मार्केटिंग आ जाती है। तो ये वाली चीजें हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएटेड मार्केट सेगमेंटेड मार्केटिंग आ जाती है। कहता है ये डिजाइन क्यों की जाती है, सेपरेट कर सकें हम ऑफर को, उसके गोल्स को, ताकि हम अचीव कर सकें हायर स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन करते क्यों है, तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा। उसके बाद कंसंट्रेटेड मार्केट और निश मार्केटिंग, इसमें होता ही है कि हम लार्ज जो है वो शेयर करते हैं वन और अ फ्यू सेगमेंट ऑफ निशेस। कहता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज शेयर करते हैं, इनके ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्ट शेयर करते हैं, लेकिन वो कुछ फ्यू निशेस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इनको किसी पर्टिकुलर किसी निश को टारगेट कर रही होती हैं। माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है कि जब आपकी नीड्स, बायर की नीड्स और उसकी वांट के अकॉर्डिंग आप किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को लोकल कस्टमर को सेल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास माइक्रो मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद लोकल मार्केटिंग आ जाती है कि आप लोकल किसी कस्टमर को, किसी सिटीजन को, किसी नेबर को, किसी को सेल कर दें, तो ये हमारे पास लोकल कहलाती है। इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या होती है, जब आप अकेले ही जो है वो किसी प्रेफरेंस की बेस के ऊपर किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंसंट्रेटेड निश मार्केटिंग। अब कंसंट्रेटेड निश मार्केटिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर फिल्म जो होता है वो लार्ज शेयर करता है फ्यू सेगमेंटेशन और निशेस के ऊपर। तो ये वही चीजें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही आ गई हमारे पास अगेन से, इनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग हमारे पास ये होता है द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं उसके एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर। ठीक है, हम डिफाइन करते हैं कि बेसिकली किस प्लेस के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जो है हमें भेजना है। ठीक है, और हमारे पास वहां पे कॉम्पिटिटर कौन से हैं, ये प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कहलाती है। उसके बाद कॉम्पिटेटिव आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होते हैं। कहता है कि ऐसा एडवांटेज होता है ओवर gained by the offering consumer greater values either through low prices or providing more benefit that justify high prices। इसमें होता है क्या कि हम ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइस, यानी कि प्राइस कम होती है और एडवांटेज हम उसको क्या करते हैं, ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चूजिंग डिफरेंटेशन पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट डिफरेंटेशन, उसके बाद सर्विस डिफरेंशिएशन, उसके बाद चैनल डिफरेंशिएशन, पीपल, और उसके बाद इमेज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास 5 आ जाती हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे डिफरेंस किया गया इसके अंदर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर सुपीरियर, फिर कम्युनिकेबल। तो ये जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग, इसमें होता क्या है कि हम फुल मिक्स करते हैं बेनिफिट्स को अपॉन विच या ब्रांड इज पोजीशन, कि हम कौन सा ब्रांड बेच रहे हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके बेनिफिट को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे फिर बात आती है कि प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो आप बेच रहे होते हैं मार्केट के अंदर, उसकी निस्बत में आप उसके बाद से आप कुछ चीज अर्न कर रहे होते हैं, तो ये आपकी प्रोडक्ट कहलाती है। प्रोडक्ट की कुछ टाइप्स आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट आ जाती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आ जाती है। अब यहाँ पे उसको डिस्कस किया जाएगा, उससे पहले यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है। कहते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर द पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि पर्सनल यूज के लिए की जाती है प्रोडक्ट यूज, उसे कहते हैं पर्सनल कंजम्पशन। और यहाँ पे उसकी कंज्यूमर प्रोडक्ट की कुछ टाइप्स दी गई हैं, जिसमें कन्वेंशंस प्रोडक्ट आ गया है, शॉपिंग प्रोडक्ट आ जाता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट आ जाते हैं, अनसॉल्ड प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसकी लाजमी इसको ध्यान में रखिएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन सी होती है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जिसके अंदर कंज्यूमर क्या कर रहा होता है, वो ऐसी सर्विसेज जो वो खुद के लिए बाय कर रहा होता है, यानी ऐसी के प्रोडक्ट जो खुद के यूज के लिए बाय कर रहा होता है। कहता है कि आर द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर यूजुअली बायज फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड मिनिमम कंपैरिजन विद द बाइंग एफर्ट। कहता है कि ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट की आगे डिफाइन है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट होती क्या है, कैसी प्रोडक्ट जिसको बायर जो होता है वो अगेन एंड अगेन फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा होता है, विदाउट के वो चेक करे कि उसको बेसिकली किस चीज को, किस प्रोडक्ट की ब्रांड की तरफ जाना है, वो सिर्फ उसको लोकली बाय कर रहा होता है अगेनली। अब इसके अंदर हमारे पास न्यूज़पेपर आ जाता है, कैंडी आ जाती है और फास्ट फूड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास शॉपिंग प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट में ये होता है कि हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा ब्रांड हमें बाय करना है, उसकी क्या प्राइस है। इसके अंदर हमारे एक चीज चेक करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये पीछे वाली जो हमारी कंज्यूमर कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम इसको चेक नहीं किया, लेकिन शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, अब स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो होता है इसके अंदर भी हम इस तरह उसकी ब्रांड को चेक करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। और अनसाउट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में कोई इन्फो नहीं होता, हमने ना ही उसको कभी बाय कर किया होता, ना ही उसको करना चाह रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, इस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की आगे बात करेंगे, तो ये फिर से वही टॉपिक हमारे पास रिपीट हो रहे हैं।
तो इनको मैं यहाँ पे अनहाईलाइट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो इसको अब अगेन से यहाँ पे पढ़ने की आपको जरूरत कोई नहीं है, तो इनको आप स्किप कर दें यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो 50 स्लाइड्स होती हैं इन्होंने एक ही चीज़ को बार बार इन्होंने मर्ज किया होता है, तो आगे हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट शुरू हो गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जब हमें एक ही चीज़ को बाय करके उससे कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास कैपिटल आइटम्स आ जाती हैं, कुछ मटेरियल्स पार्ट्स आ जाते हैं, कुछ सप्लाईज और सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। अब कैपिटल आइटम्स कौन से होते हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं किसी मजीद चीज़ को बनाने के लिए। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल आ जाता है, जैसे कि हम लोग सीमेंट वगैरह बाय करते हैं उससे हम घर बनाते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोडक्ट होती क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। उसके बाद स्पेशल कंसेप्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, पर्सनल मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। तो ये वाली चीज़ें जो आपने लाजमी ज़हन में रख लेनी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होती है। इनकी डिफाइंड मोस्टली सिमिलर है, बस लास्ट से जाके एक दो वर्ड सिर्फ चेंज होंगे, तो इसको ध्यान से एक ही अगर आप कर लें तो आपको सारी समझ में आ जाएंगी। इसमें होता क्या है कि एक्टिविटीज जो कंसिस्ट की जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना होता है, चेंज करना होता है और टारगेट किया जाता है कस्टमर को। अब यहाँ पे जो टारगेट किया जाता है कस्टमर को वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ टारगेट किया जाता है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कहलाती है। अगर वही टारगेटिंग हम किसी पीपल की तरफ कर दें तो हमारे पास वो पर्सनल मार्केटिंग कहलाती है। अगर वही टारगेटिंग हम किसी प्लेस की तरफ कर दें तो हमारे पास प्लेस टारगेटिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सोशल की तरफ कर दें तो सोशल कहलाती है, ठीक है। तो बाकी डिफाइन सारी सेम है। उसके बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट के डिसीजन आ गए हैं, तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं, ब्रांड्स देखा जाता है, पैकेजिंग देखी जाती है, लेबलिंग देखी जाती है, ठीक है, और सर्विसेज वगैरह देखी जाती हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसके अंदर हमारे पास देखिए हम बेनिफिट देखते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जो सर्विस हम बाय कर रहे हैं उसके अंदर हमें कौन सी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, कौन से फीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन सा स्टाइल और डिजाइन जो दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वाली जो हमारे पास चीज आती है ब्रांड आ जाता है। ब्रांड होता क्या है? ब्रांड बेसिकली नेम होता है, कोई सिग्नेचर होता है, कोई लोगो होता है जो कि आइडेंटिफाई करवाता है, ये बेसिकली इस ब्रांड की जो चीज है। अब पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग हम डिजाइनिंग करते हैं, जिसको रैपर करते हैं हम पैकेजिंग कहते हैं। लेबल क्या होता है? लेबल इज लाइक अ लोगो, तो ये उसी की बात कर रहा है यहाँ पे जो हम प्रमोशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन आ जाता है। प्रोडक्ट लाइन में होता है क्या है कि जो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि सेम पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन उनके ब्रांड डिफरेंट होते हैं, उनके नेम डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो सेम तरह के पीपल्स को सेल की जा रही होती है, तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट आ जाता है। प्रोडक्ट मिक्स में होता क्या है कि जो सारी प्रोडक्ट जो कि किसी पर्टिकुलर किसी सेलर को हम सेल कर रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही ब्रांड और ब्रांडिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि ब्रांड क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है कि आपकी परसेप्शन, फीलिंग जो कि किसी बायर ने बाय करना होता है उसकी बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। जैसे किसी ब्रांड के साथ किसी को लॉयल्टी होती है कि मुझे यही ब्रांड की चीज़ पहननी है, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद ब्रांड की पोजीशनिंग आ जाती है कि ब्रांड की पोजीशनिंग जो होती है 3 लेयर्स के अंदर की जाती है, एक एट्रीब्यूट, दूसरा बेनिफिट और तीसरा बिलीव्स एंड वैल्यूज। देखिए वही 3 चीज़ें मैंने आपको बताया जो जिसको किसी ब्रांड के साथ लॉयल्टी होती है, यानी कि ये उसके एट्रीब्यूट हैं। जैसे मोस्ट लोग आईफोन की जो क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है कि उसका कैमरा अच्छा है, ठीक है। सेकेंडली कि वो जब भी आप सेल करते हैं तो आपको मोस्टली उसी प्राइस के ऊपर सेल हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बिलीव्स और वैल्यूज क्या है कि ये हमारे पास अच्छी प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी मांग है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब उसके बाद ब्रांड नेम की सिलेक्शन कैसे की जाती है, उसके बारे में कैसे चूज़ किया जाता है कि आपको कौन सा ब्रांड का नेम रखना है, तो ये ब्रांड नेम सिलेक्शन कराती है। इसके अंदर होता क्या है, हम लोग डिजायरेबल क्वालिटीज़ देखते हैं कि अगर एक ब्रांड का नेम हम इस तरह रखते हैं कि उसके अंदर डिजायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि वो ईजी टू प्रोनाउंस हो, ईजी टू रिमेंबर हो, ईजी टू रिकॉग्नाइज हो, उसको जब भी इन फ्यूचर हमें एक्सटेंड करना हो हम इसको इजीली एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। वैसे एक्सटेंड किया नहीं जाता, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रांड स्पॉन्सरशिप कैसे की जाती है, इसमें प्राइवेट ब्रांड्स आ जाते हैं, लाइसेंस ब्रांड आ जाते हैं, को ब्रांड आ जाते हैं जो कि उसको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सर्विसेज क्या होती हैं? कोई भी चीज़ जो आप सेल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो मैंने आपको बताया वो आपकी सर्विसेज कहलाती हैं। अब सर्विस मार्केटिंग में आ जाता है हमारे पास इंटेंजिबिलिटी आ जाती है, वेरिएबिलिटी आ जाती है, इंस्पायरेबिलिटी आ जाती है और प्रिसाइबिलिटी आ जाती है। उसके बाद सर्विस प्रॉफिट चेन आ जाती है, तो ये आप सारे स्किप कर दें। प्राइस क्या होती है? प्राइस बेसिकली हमारे पास वो अमाउंट होती है जो हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, ठीक है। अब प्राइसिंग क्या होती है, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि प्राइस क्या होती है, प्राइसिंग क्या होती है। कहता है कि प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स दैट प्रोड्यूस रेवेन्यू। कहता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मार्केट मिक्स के अंदर जो हमें क्या करता है, रेवेन्यू प्रोड्यूस करके देता है। और प्राइसिंग क्या होती है कि हम डिटरमाइन करते हैं, हम सेट करते हैं बेसिकली इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस जो है वो रखनी है। उसके बाद आ जाता है प्राइस सेलिंग और प्राइस फ्लोर। तो यहाँ पे मे बी इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया हो, तो ये आगे मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने वैसे मिड टर्म के अंदर इसका पढ़ा था। उसके बाद वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग आ जाती है कि यूजर जो चीज़ बाय कर रहा है क्या वो वैल्यू बेस है, यानी कि क्या वो जितनी प्राइस के उसको सेल कर रहे हो क्या वो उतने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्राइस के अंदर, इसमें कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली यही होता है कि आप उसकी जो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं क्या वो कॉस्ट अदर प्रोडक्ट की निस्बत में फेयर है,
क्या वो अफोर्ड कर सकता है इसने एडवांटेज के अंदर इसको। उसके बाद कंपटीशन आ जाता है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, अदर ब्रांड्स के वो जो सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जैसे एक तरफ आप सर्फ एक्सेल की बात कर लें, एक तरफ आप एरियल की बात कर लें, तो दोनों सर्फ जो है सेम चीज़ आ रहा है, आपको सेम काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्या वो दोनों बजट के अंदर सेम है या नहीं है, क्या दोनों के बेनिफिट सेम है या नहीं है, इस चीज़ की वो बात कर रहा है कंपटीशन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे गुड वैल्यू प्राइसिंग आ जाती है, एवरीडे लाइव प्राइसिंग आ जाती है, हाई लो प्राइसिंग आ जाती है। तो ये जस्ट स्ट्रेटजीज दी गई हैं, इनको जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है? कहता है कि सेट करना है आपने हाई इनिशियल प्राइसेस टू स्कीम रेवेन्यू लेयर्स फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें हमारे पास देखते हैं हम लोग के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या क्वालिटी सपोर्ट कर रहा है, कि उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइस है या नहीं है। बायर जो होता है वो क्या चाहता है कि बेसिकली इसको किस प्राइस के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। कहते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट करते हैं लो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कि अट्रैक्ट करे अपने बायर को, और बायर जो है वो उसको बाय कर ले। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग आ जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, कॉस्ट को डिफरेंट करते हैं बिटवीन द प्रोडक्ट इन द लाइन, यानी कि हम कंपटीटर प्रोडक्ट देखते हैं कि कंपटीटर जो है वो इसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है वो चार्ज कर रहे हैं। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाता है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शनल रखते हैं प्राइस को, कि जिस तरह प्रोडक्ट बिकेगी उस हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं जो कि यूज की जाती है किसी भी मेन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग आ जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ लिटिल और नो वैल्यू सिर्फ हम लोग ऐड करते हैं जब हमें कोई भी मेन प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करनी होती है। उसके बाद प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं सेवरल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को, कि ताकि हम इसके प्राइस को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, यानी कि हम रिसर्च करते हैं कि कौन सा बंदा क्या प्राइस दे रहा है, देन हम उससे कम प्राइस जो है वो देते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइस रिड्यूसिंग। उसके बाद प्रमोशन आ जाती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपने प्रमोट करना है, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मार्केटिंग आपने इसको प्रमोट करना है। ये सारा प्रमोशन के अंदर आ जाता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन में क्या होता है, मैं ऑलरेडी भी बता के आया हूं कि कोई स्पेसिफिक ब्लेंड होता है, कोई एडवर्टाइजिंग होती है, कुछ पब्लिक रिलेशंस होते हैं जिसको आप सेल करना चाह रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को। उसके लिए जरूरी यही होता है कि आपका अच्छा रिलेशन हो पब्लिक के साथ। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, एडवर्टाइजिंग का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे कर रहे होते हैं, चाहे आप उसको ब्रॉडकास्ट प्रमोशन कर रहे हैं, चाहे प्रिंट के थ्रू, ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, आउटडोर में कर सकते हैं। ये सारी फिजिकल मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके और बाकायदा एक लेक्चर है जिसका हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल प्रमोशन जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म कह लो कि एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जैसे आप कोई डिस्काउंट लगा दो, कोई कूपन्स निकाल दो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्ट करे और बायर्स को बाय कर ले। ठीक है, उसके बाद पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में ये होता है कि आप एक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, फोर्स करते हैं किसी बंदे को, एंगेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड के वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। पब्लिक रिलेशन यही होता है कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट सेल करें और अच्छे रिव्यूज लें क्लाइंट से, तो ये आपके पब्लिक रिलेशन जो है उससे अच्छा बन जाता है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग। डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग जो होती है वो इन्वॉल्व की जाती है डायरेक्टली, केयरफुली। जब आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, कम्युनिटीज के अंदर आप उसको टारगेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है जिसके अंदर आप क्रिएट कर रहे होते हैं, इंस्पायरिंग ब्रांड्स शेयर कर रहे होते हैं, मैसेज कन्वर्सेशन वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, इनके एड्स आप चला रहे होते हैं अपने कंटेंट के। ठीक है, उसके बाद IMC आ जाता है। IMC क्या होता है, जो कि केयरफुली इंटीग्रेट करता है कंपनी के साथ, रिलेशन के बारे में बात करेगा, कौन सी चीज आपने सेल करनी है, तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद स्टेप्स आ जाते हैं, जब आपने इफेक्टिव मार्केटिंग करनी होती है तो कौन कौन सी चीजें आप यूज करते हैं। सबसे पहले आप टारगेट करते हैं ऑडियंस को, फिर आप डिटरमाइन करते हैं कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, फिर आप देखते हैं कि आपने कौन सा मैसेज डिलीवर करना है, फिर आप मीडिया सेलेक्ट करते हैं कि किस मीडिया के थ्रू आपने प्रमोशन करनी है। तो ये सारी वो चीजें आ जाती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद रैशनल अपील आ जाता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद इमोशनल अपील्स आप अटैच करते हैं, फिर आप कुछ मोरल अपील अटैच करते हैं, और ये उसके बाद मीडिया कंसेप्ट आ जाता है कि आप ब्रॉडकास्टिंग यूज करके, तो ये वो चीज यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मीडिया आ गया जिसके अंदर पर्सनल आ गया और नॉन पर्सनल आ गया। पर्सनल के अंदर ये होता है जैसे आप फेस टू फेस किसी को प्रमोट कर दें, फोन के थ्रू कर दें, मेल के थ्रू कर दें, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट चैट के थ्रू। और नॉन पर्सनल यही आ जाता है टीवी, रेडियो, मैगजीन, बिलबोर्ड वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद सेटिंग आ जाती है टोटल प्रमोशन बजट के बारे में, कि आपने एक अफोर्डेबल बजट जो है वो रखना है अपने प्रोडक्ट का, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज के बारे में, कि आपने बेसिकली क्या करना है, सर्टेन परसेंटेज रखनी है कि आपने इस परसेंटेज के ऊपर रख के किसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट करना है। ठीक है, अब वो परसेंटेज जो होती है वो ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत
कम होती है, एक ऐसी परसेंटेज होती है जिसके अकॉर्डिंग अंदर रहते हुए हर बंदा जो है उसको इजीली बाय कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट एंड टास्क आ जाता है। इसके अंदर भी हम लोग इसी तरह करते हैं कि हम लोग एक बजट सेट करते हैं, कोई भी फिल्म एक बजट सेट करती है और फिर क्या करता है वो कम्युलेशन करता है, यानी कि उस प्रमोशन के साथ वो क्या करता है उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है जो भी आपने चीज जो है प्रमोट करनी होती है। कॉम्पिटिटिव पार्टी में क्या होता है कि हम लोग बजट मैच करते हैं कॉम्पिटिटर के साथ, बेसिकली हमें अब कौन सा बजट जो है उसको देना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो ओपनली होनी चाहिए, ऑनेस्टली होनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब भी आपको चीज़ सेल करें तो उसको ज़ाहिर है हर चीज़ क्लियरली बता के सेल करें, ये ना हो कि आप उसको बता कुछ रहे हो और एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो कुछ हो। ठीक है, तो ये बात आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद प्लेस आ जाती है कि आप बेसिकली किस प्लेस के ऊपर चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। प्लेसमेंट क्या करती है, प्रमोट करने के लिए बायर को जब वो यूज़ की जाती है। प्लेसमेंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। अब स्ट्रीम पार्टनर्स आ जाते हैं जिसके हमारे पास रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, सप्लायर्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और डाउन स्ट्रीम के अंदर भी यही होता है, कुछ मार्केटिंग चैनल्स होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं टुवर्ड द कस्टमर। उसके बाद इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जिसके हम लोग जो है वो गुड्स जो है वो मार्केट के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो चैनल मेंबर जो है वो ऐड वैल्यू करते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिकल व्यू होता है, जिसके अंदर होता है क्या कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसको सबमिटेंट्स किया जाता है, असॉर्टमेंट्स की जाती हैं जो कि कस्टमर को कंज्यूमर को चाहिए होती हैं। और सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं, गुड और सर्विसेज को जब सेपरेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हाउ चैनल मेंबर्स कैन ऐड वैल्यू। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को प्रमोट करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई मैचिंग करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बता सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो देखें यही चीज़ जो है वो ये प्रोडक्ट दे रही है लेकिन इतने पैसे ले रही है, हम यही प्रोडक्ट जो है वो इतने कम पैसों में दे रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो। मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं, मार्केटिंग चैनल कुछ भी नहीं होते, कुछ फेम्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए आपकी हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे होती हैं। उसके बाद VMS आ जाता है, इसके अंदर होता क्या है कि चैनल लीडरशिप, कंज्यूमर्स, होलसेलर, रिटेलर वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही प्लेस, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट आ जाता है कि सक्सेसिव स्टेज जो होते हैं प्रोडक्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, उसकी बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सिंगल ओनर जो है वो सिर्फ होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म जो होती हैं वो डिफरेंट लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर फ्रेंचाइज भी आ जाती हैं, लोकल डीलर भी आ जाते हैं, लोकल सेलर भी आ जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है कि कुछ डोमिनेटेड चैनल जो होते हैं विदाउट कॉमन ओनरशिप जो है वो आपके प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक ही लेवल के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो जैसे आप लोग कहते हैं कि इन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है, तो ये वो चीज़ आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सिंगल फिल्म होती है वो सेटअप करती है दो या दो से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स को, और उससे फिर क्या कर रहे होते हैं, कस्टमर को जो है वो सेगमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे होती हैं। ठीक है, आगे टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आ जाता है। इसके अंदर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में होता कुछ यूँ है कि कंपनी जो होती है वो सेल करती है अपनी प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ आउटलेट्स। ठीक है, कि जितनी आउटलेट्स तक वो अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकती है वो पहुंचाती है, और इस तरह वो प्रोडक्ट को सेल करती है, जिसके अंदर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि जहाँ पे कुछ लिमिटेड रिटेलर तक अपने प्रोडक्ट को देते हैं, भाई आप उन्हें आप स्टोर में रखें और इसको सेल करते हैं। ठीक है, और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये बेसिकली आपके दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाई कर रही होती है। इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि एक से ज़्यादा जो है वो रिटेलर्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैनल मैनेजमेंट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास ये 4 टाइप्स दी गई हैं: सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, मैनेजिंग और मोटिवेटिंग और इवैल्यूएटिंग चैनल मेंबर्स। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसका सेलर को अलाउ किया जाता है कि सर्टेन आउटलेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को भेजे। एक्सक्लूसिव लिस्टिंग में ये होता है कि जैसे सेलर जो होता है वो हैंडल नहीं कर सकता कि कितने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वो अवेल हैं। उसके बाद एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, जो कि प्रोसीजर होता है सेलर का लिमिट का, कि यानी कि इतने ही सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल मार्केटिंग। इसमें ये होता है कि जो बायर जो होता है उसकी नीड्स को मीट कर रहा होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको सस्टेनेबल मार्केटिंग कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आगे जो चीज़ें हम स्किप कर दें, ये आप करने वाली नहीं है। उसके बाद कंज्यूमरिज्म आ जाता है। कंज्यूमरिज्म ये होता है कि जब आप एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं वो इम्प्रूव की जाती हैं, उनको राइट दी जाती हैं, पावर दी जाती है कि वो बायर्स के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकें। उसके बाद कंज्यूमर राइट क्या होता है कि राइट नॉट टू बाय, ठीक है, राइट दिया जाता है कि अब आप यहाँ पे ये चीज़ बाय नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे।
तो इन्वायरमेंटलिज्म क्या होता है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन से एक सिटी से किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरफ मूव कर रहे होती हैं, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटलिज्म आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की। जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, फिर हमने सबसे पहले उसको डिज़ाइन के ऊपर बात करनी होती है कि आपका डिज़ाइन ऐसा है कि उसको ईजिली क्लीन किया जा सके, अपडेट किया जा सके, डिलीट किया जा सके, वेस्ट किया जा सके, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद पोल्यूशन प्रिवेंशन आ जाता है कि आप इसको किस तरह क्लीन करेंगे, किस तरह वेस्ट करेंगे, किस तरह एलिमिनेट करेंगे इसकी मिनिमाइजिंग वेस्टिंग को। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा हो कि बिल्स वगैरह के ऊपर अगर आप देखें तो पहले बिल बड़े आते तब उसको माइक्रो कर दिया गया है। क्यों किया गया है, वो इसी वजह से किया गया है ताकि वेस्टेज के मामले में थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंटलिज्म आ जाती है, जिस तरह वही डिज़ाइन की बात की जा रही है, कैसा डिज़ाइन किया जाए जो कि ईजी टू यूज़ हो, ईजी टू रिकवर हो, ईजी टू रिसाइकल हो। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड की गई हैं जो कि प्लानिंग की गई थी एडवांटेज के लिए जिसको यूज़ किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आगे फिर उसकी टाइप्स आ जाती है, जिसके अंदर कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट आ जाता है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मार्केटिंग आ जाती है। तो ये वही चीज़ें हैं सारी की सारी। उसके बाद कस्टमर मार्केटिंग क्या होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग क्या होती है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग की होती है जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो ऐड करते हैं। तो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट होती है। और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट वो होती है जहाँ पे आप कस्टमर के हक में जो है वो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज को। और कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट वो होती है जहाँ पे आप क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ कर रही होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सॉरी पहले मैंने डिफाइन दोनों को मिक्स कर दी थी। इनोवेटिव मार्केटिंग क्या होती है, इनोवेटिव मार्केटिंग वो होती है जहाँ पे आपको रियल प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, अब सेंस क्या होता है मिशन मार्केटिंग का, कि आप डिफाइन करेंगे अपना मिशन जो है वो जो आप प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइकिल मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर हम कस्टमर के नीड्स को देखते हैं, उसकी वांट्स को देखते हैं। उस पर डेफिशिएंट मार्केटिंग आ जाती है, इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं अपील। डेफिशिएंट प्रोडक्ट ये होता है जो कि इमीडिएटली तो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है, लेकिन वो लॉन्ग रन के अंदर भी आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहा होता। प्लीजिंग मार्केटिंग भी होती है जो कि इंटरमीडिएट में तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान दे होगी। और सेलिब्रेटरी मार्केटिंग ये होती है जहाँ पे आपके पास ये होता है सेलिब्रेटरी प्रोडक्ट जो होती है वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आके आपको इमीडिएटली तो कोई यानी कि इतना बेनिफिट नहीं दे रही होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट देंगी। और डिजायरेबल प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि आपको इंटरमीडिएट में भी अच्छा इफेक्ट देंगे और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग के एथिक्स आ जाते हैं। एथिक्स में ये होता है कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी चीज़ को कवर कर रही है, डिसीजन कैसे बिल्ड कर रही है, क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये वाली कुछ चीज़ें 3-4 आ जाती है, 3-4 टॉपिक्स, इनको जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अभी यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट किया बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का और फिजिकल मार्केटिंग का। सबसे पहले उसने कन्वेंशनल मार्केटिंग की बात की है। कन्वेंशनल मार्केटिंग देखिए फिजिकल मार्केटिंग के अंदर आती है, जिसके अंदर हमारे पास ये देखें थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसके अंदर हम रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकते, हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, ये लेस विजिबल होती है, यानी कि कम लोगों को दिखाई जाती है और एक स्टैटिक होती है। जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो हमारे पास लेस कॉस्टली होती है, वो ज़्यादा लोगों तक विजिबल होती है और उसको मेजर करना आसान होता है, उसकी इंटरेक्टिव होती है, स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर रूट बनाया गया कि 1990 के अंदर स्टार्ट हुई और फिर ये सारा रूट जो है वो आगे चलता आ रहा है। तो 2015 और ये 2017 तक उसने सारा जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आ गया, DDA, जिसका हम लोग 4 चीज़ें डिफाइन करते हैं, डिफाइन, फॉर्मेट, कन्फिगर और एनालाइज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आगे डिजिटल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं जो आपके हम डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर वेबसाइट। उसके बाद स्ट्रेटजीज आ गई हैं डिजिटल प्राइसिंग की। सबसे पहले आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग ऐड कर सकते हैं और रिफ्रेमिंग कर सकते हैं प्राइस की। ठीक है, उसके बाद टाइप्स आ गए डिजिटल कंज्यूमर किस तरह हो सकती है कि जैसे कि ब्रांड का कोई स्कर्ट आप बेच रहे हैं, कोई कैलकुलेटेड शॉपर आप बेच रहे हैं, कोई एक्सटर्नल शॉपर आप सेल कर रहे हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब कहता है कि आप कंट्रीब्यूट फैक्टर क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, क्योंकि आपको पता है कि कहता है कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करते हैं, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल मार्केटिंग से ज़्यादा आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर आ जाते हैं डिजिटल एज के अंदर, उसमें लॉयल्टी आ जाती है, प्रमोशन आ जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है और मल्टी चैनल कम्युनिकेशन आ जाती है। ऑल्सो कि आपको ये वीडियो की समझ आ जाएगी, फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ जो है वो कवर करवा दूँ, और हमने जो है वो पूरा थीम 6 से लेकर थीम 13 तक जो है वो सारा सिलेबस अपना कवर कर लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हाईलाइट जो है वो स्लाइड्स। तो इंशाल्लाह बाकी अगर आपको फिर भी पीरियड प्रिपरेशन करनी हो या किसी भी बुक की आपको पीरियड प्रिपरेशन करनी हो, लेक्चर चाहिए, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।